हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग सीटेट जो जुलाई 2025 में होना है उसके लिए पैडागोजी का सेक्शन देख रहे हैं, जो कि चाहे आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पेपर फर्स्ट की या फिर सेकंड की, कोई भी पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स का जो पैडागोजी है वो पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग उसी को नज़र में रखते हुए जो हमारा 2018 से लेकर के 2024 में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। इसके लिए आप थियरी पढ़ करके या किसी भी टीचर की क्लासेस बार बार देख करके चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने भी यही किया था, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व किए थे और उसी से जो पैडागोजी वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से हो गया था। तो वही तरीका हम आपको भी बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हम 2018 का देख रहे हैं। 2018 के 10 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम 2011 मतलब 18 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की मतलब कि ड्यूरेशन कितनी रहेगी, छोटी वीडियो रहे या बड़ी वीडियो रहे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो में। आप कहेंगे तो हम वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा भी सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि बच्चे और उसके बाद डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अर्थात वो कौन सा तरीका है जिसे छोड़ दिया जाए तो अन्य जो तरीके हैं उनके द्वारा जो बच्चे हैं वो लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रखा है ताकि किसी को कोई समस्या ना होने पाए, ठीक है। ऑप्शंस देखें, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति या फिर ट्यूशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ट्यूशन हो जाएगा, यानी कि ट्यूटरिंग। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं, यानी कि मीडिया के द्वारा भी बच्चे को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, समाजीकरण से भी और ऑफ कोर्स संस्कृति से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वन ऑफ द क्रिटिक्यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैड बीन दैट। अर्थात मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, आपको बताना है कि जो मानकीकृत परीक्षण हैं उनकी जो आलोचनाएं की जाती हैं उनमें से कौन सा एक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए देखेंगे। कह रहे हैं कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा कह रहे हैं कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा आपसे कह रहे हैं कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और चौथा है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जो मानकीकृत परीक्षण हैं इनकी आलोचनाओं में से एक ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, ठीक है। अर्थात they represent largely the mainstream culture and are therefore biased, ठीक है। ऑप्शन जो ए वाला है यानी कि पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपने बहुबुद्धि की सिद्धांत, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो कहता है क्या, ठीक है। ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं कि द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। ऑप्शंस देखें कि जो हमारी बुद्धि है वो तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, अर्थात जो इंटेलिजेंस है ये रैपिडली एक्सेलरेटेड होती है। फिर देखें, कह रहे हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कह रहे हैं तीसरे में कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। हमसे पूछ के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो आपसे क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अर्थात जो प्रभावी अध्यापन है इसके द्वारा जो हमारी बुद्धि है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि चौथा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ऑप्शंस देखें। पहला है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा कह रहे हैं बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अगला है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। लास्ट ऑप्शन है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने के।
तो अंग्रेजी वाला जो सेक्शन है उसको भी देख लीजिए कि जो टीचर है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। हमारे पास ऑप्शंस यही हैं कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। देखिए कभी कभी ना जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हमें चाहिए कि हम 1-2 बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लें, तो कुछ पॉजिटिव जो है वो मिल ही जाता है। जैसे आप जब इंग्लिश वाला इसका वर्जन पढ़ेंगे ना तो ये मतलब बता रहा है कि ये वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, यानी कि बच्चा जो है कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना उसने अचीव किया है, इसको जानने के लिए जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो मूल्यांकन और सीखना है उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि नो लर्निंग नीड्स टू चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो नहीं भैया, इसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पहला उत्तर है वो इसका सही हो जाएगा, पहला विकल्प। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और पैडागोजी का जब भी आप सेक्शन सॉल्व करने बैठे ना तो आपको मतलब कि ये सोचना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को मतलब कि कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, उन्होंने कितना अचीव किया है, कितना उन्होंने सीखा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ। जब आप खुद एज अ टीचर अपने आप को जो है मतलब महसूस करेंगे और उस हिसाब से, उस नज़रिए से सोचेंगे ना, तो जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा ईजिली सॉल्व होंगे। ये पढ़ने से नहीं आता है पैडागोजी ना, ये आपको बार बार प्रयास करना और अपने आप को एक टीचर की तरह महसूस करने से आता है। आप जितना खुद को टीचर और अपने सामने जो क्वेश्चन है उसे बच्चे के लिए कितना हेल्पफुल है, इस तरह से मतलब कि देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप खुद भी अचीव कर पाएंगे और पैडागोजी में अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सतत और व्यापक अर्थात जो हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शंस देखें। इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आपने पढ़ा होगा, वो क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कब लाया गया था। दूसरा कह रहे हैं कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और तीसरा में कह रहे हैं ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। फिर कह रहे हैं कि ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये तो सबसे घटिया ऑप्शन यही है और हमसे चूंकि नहीं पूछा जा रहा है तो यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एकदम मतलब रद्दी सा स्टेटमेंट दिया गया है ना कि बच्चों को मतलब कि धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना है। नहीं भैया, देखिए ये ना किसी भी टीचर के लिए अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आप बच्चों को डिवाइड कर दें कि ये बच्चे बुद्धिमान किस्म के हैं, ये धीमे तरीके से सीखते हैं, तो ये ना फिर मतलब ठीक नहीं रहता। जो हमारा समावेशी विकास है, समावेशी जो एजुकेशन की बात होती है उसकी ये मतलब कि एक तरह से टांग खींच लेता है, समावेशी विकास को ये ख़त्म कर देता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम लोग जब क्लास 6 में पढ़ा करते थे, प्रतापगढ़ में शहर में पढ़ते थे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी। कुछ भी चीज़ें होती थी ना, जैसे सपोज दैट कि कोई टीचर आने वाले हैं या कुछ भी इस तरह का मैटर है, तो क्या किया जाता था, जो टीचर्स हैं वो लोग कुछ बच्चों को जो थोड़ा कम तेज़ थे, मतलब उतनी अच्छे से उनकी जो स्किल है वो नहीं थी, उतना तेज़ी से वो नहीं सीख पाते थे, उनको अलग कर दिया जाता था, अलग अलग सेक्शंस में बांट देते थे। और जो अच्छे किस्म के बच्चे होते थे उनकी नज़र में केवल उन्हीं को ले जा करके उन टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये ना जो अदर बच्चे होते हैं ना उनके अंदर एक हीन भावना को डेवलप करता है। तो ये बहुत गंदा तरीका है, बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन यही बेकार है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना, इसका मतलब है कि भैया आप लगातार देखें कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हम उनकी प्रगति में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकते हैं, यानी कि आपको बताना है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो प्रतिभाशालिता है यानी गिफ्टेडनेस है वो कैसे हो सकती है। ऑप्शंस देखें कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से,
दूसरा कह रहे हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण से, तीसरा सफल माता पिता से, या एक अनुशासित दिनचर्या से। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये सारे के सारे ऑप्शंस तो सही हैं, सच में ये सारे के सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं सच हैं भी, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि पैडागोजी में ना यद्यपि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हों, बावजूद इसके कौन सा एकदम परफेक्ट होगा उसको हमें चूज करना होता है। तो आप देखें कि बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है ना, वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से सबसे ज़्यादा जो है ये मतलब कि संबंधित होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला, यानी कि 16 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला, कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से जो है जो बच्चे हैं ना उनमें प्रतिभाशालिता आती है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेंगे। कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के मतलब पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो अर्थात जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उन्हें किस तरह का क्लासरूम या किस तरह के क्लास का माहौल जो है दिया जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, यानी कि इस तरह का मतलब क्लासरूम उनको मिले जो अच्छा व्यवहार सिखाए। दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व को मतलब कि देता हो और उनका उपयोग करता हो। तीसरा करें कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, अब देखिए कितना ये बेकार सा वर्ड आ गया, हतोत्साहित नहीं करना है किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, कह रहे हैं कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, तो ये भी गलत है। मैंने भी बताया ना कि उन्हें आपको किसी भी तरह के ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है कि ये वाला बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीख रहा है, ये वाला स्लो सीख रहा है, तो ये सब नहीं करना। हम कर क्या सकते हैं, जो लोग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, उन्हें हमें किस तरह का क्लासरूम का माहौल देना चाहिए, तो हम उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाने वाला जो मतलब माहौल है वो प्रदान कर सकते हैं एज अ टीचर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देखिए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा कह रहे हैं कि उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और चौथा है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका भी पहला वाला सही हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें रॉन्ग बताना है। जो बच्चे अति संवेदनशील हैं, यानी कि हाइपर एक्टिव जो चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में आपसे कह रहे हैं। ऑप्शन देखें, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा, उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब देखिए, हमसे चूंकि नहीं पूछ रहा है तो सबसे गंदा जो मतलब तरीका है वो यही है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। आपको बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों के साथ ना प्यार से बिहेव करना है। तो जब हमसे नहीं की बातें पूछी जाएं, बताओ कौन सा नहीं होगा, कौन सा गलत है, तो हमें निगेटिव सेंस जो दे उस विकल्प की तरफ चलना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट्स सब सही हो जाएंगे कि अगर कोई बच्चा अति संवेदनशील है तो उसको सीखने में मदद करने के लिए कोई टीचर जो कार्य हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ करके दे सकता है, और अधिगम के अलग अलग जो तरीके हैं उनको भी अपना सकता है, और दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को भी समावेश कर सकता है, जैसे कि गेम वगैरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ठीक है, यानी कि पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। ऑप्शंस देखें, विकलांग हैं, नहीं विकलांग हैं मतलब कि डिसेबल्ड बच्चों की बात ये नहीं करता है। डिसलेक्सिक ये भी नहीं होगा। सृजनात्मक या प्रत्यास्थी, सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं ना उनकी पहचान करता है अलग अलग सोच वाले पैटर्न की, मतलब कि पैटर्न जो है वो एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यानी कि ऑप्शन 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी लगे हाथ देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22, 23 भी देखेंगे, उसके बाद फिर बस इतनी ही छोटी क्लास रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। देखिए फिर से नहीं आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ही चयन करना है आपको जो निगेटिव सेंस दे। पहला विकल्प क्या है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा कह रहे हैं कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तीसरा, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और बचा लास्ट की अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, यानी कि आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है, इसका जो सही उत्तर है ये चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या का हल करने का तरीका ये अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना नहीं हो सकता। बाकी सारे पॉइंट्स सही हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शंस क्या है, स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना। स्मृति और डर, डर देखिए डर भी एक तरह का संवेग ही होता है, ध्यान और उत्तेजना भी एक तरह का संवेग ही होता है। लेकिन अगर हम इसका जो सही उत्तर है वो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डर। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि डरना या फिर बहुत बहादुर बन जाना, ये सब क्या है, ये सभी एक प्रकार के संवेग होते हैं। क्या होता है, मतलब इमोशन होते हैं। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बात बात में, तो ये जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना वाली बात आती है, तो इमोशंस में ही एक इमोशन है डर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, फियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। कह रहे हैं कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अर्थात उसको ये लगता है कि जो दूध है उसका उत्पादन एक मशीन होती है जो मतलब कि दूध को उत्पादित करके दे देती है। इस तरह का अगर किसी बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है और आपसे कोई पूछे बताओ भैया ये जो बच्चा जवाब दे रहा है ये किस तरह का जवाब है, या ये मतलब कि क्या बता रहा है कि बच्चे को किस तरह की जानकारी है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। और चौथा है कि बच्चे का परिवार है बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो देखिए हम ज़बरदस्ती नकारात्मक चीज़ों को नहीं ले आएंगे। इसका जो सही है मतलब कि सही जो उत्तर हो जाएगा ना वो पहला वाला हो जाएगा कि बच्चे को अभी दुनिया के बारे में बहुत ही सीमित ज्ञान है और अपने उसी सीमित ज्ञान में ही उसने सोच विचार लिया है कि जो दूध है भैया वो दूध बूथ होगा, वहीं पे मशीन रखी होगी और उसी मशीन से दूध जो है वो निकलता होगा और हम लोगों के साथ में मतलब कि हम लोगों के पास आता होगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अभी बच्चा जो है वो घर में रह रहा है, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उसको ये पता हो कि दूध कहाँ से आता है, गाय भैंस से आता है, उनको दूध निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी बच्चे को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये रहे आज के अपने क्वेश्चंस। आज हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कल तो हमने केवल 10 क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। और अगर आप लोग SST से पेपर देना चाह रहे हैं, यानी कि पेपर 2 से आप लोगों को पेपर देना है और उसमें भी आपने SST सब्जेक्ट रखा है, तो ये चैनल आपका स्वागत करता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा डीपली यहाँ जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे वो है हमारा SST, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ा लिया, हमने पॉलिटी भी करा दिया है। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन आ जाए तो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेडागोजी के कंप्लीट कर लेंगे और जो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए कब तक नोटिफिकेशन आ जाता है। ज़्यादा संभावना है कि 2-4 दिन के भीतर ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ये रही आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो है कमेंट हमेशा आपके लिए खुला है। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।